मैं गरिमा राठौड़ आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन पे जिसका नाम है श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा हम लोग हमारे क्लास 12th का टॉपिक कर रहे थे, सेकंड चैप्टर विलियन, जिसमें अब हम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं और मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको सभी टॉपिक्स जो हैं, सभी कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से ब्रेन में क्लियर हो रहे हैं और साथ ही साथ आप डेली जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझा रही हूँ उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बेटा हम लोग जिस टॉपिक पे पहुँचे हैं उसे कह रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में उनकी परिभाषा, उनके प्रकार हम पढ़ चुके हैं। उन प्रकारों में से भी हमने वाष्प दाब का अवनमन पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे क्वथनांक का उन्नयन, जो कि है हमारा सेकंड अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। सेकंड अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है? क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक की परिभाषा की कल हमने चर्चा की थी और उन्नयन शब्द का क्या मतलब है ये मैंने आपको बताया था। फिर भी हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे इसकी परिभाषा को कि क्वथनांक की परिभाषा का क्या मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वथनांक को किससे रिलेट करेंगे? वाष्प दाब से रिलेट करेंगे। क्लियर है बात? तो देखते हैं क्वथनांक की परिभाषा हमने किस आधार पर पढ़ी है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है। क्या है बेटा? एक ताप है जिसे हम क्या कह सकते हैं, किस आधार पर हम परिभाषित कर रहे हैं इस ताप को, कि जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब मतलब एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि क्वथनांक क्या है? वो ताप है। कौन सा ताप है? ताप को आपको ताप डायरेक्टली मेजर नहीं करना है, आपको इस ताप को किस तरह से मेजर करना है? दाब के अनुसार, कि हम जिस द्रव की बात कर रहे हैं उसका वाष्प दाब और बाहरी वायुमंडलीय वाष्प दाब जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी द्रव का वाष्प दाब कितना हो जाएगा? 1 atm हो जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। समझ आ रही है बात आपको? उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण यहाँ पे डाला हुआ है आपके लिए। जल का क्वथनांक 373 केल्विन है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 373 केल्विन पर जल का वाष्प दाब क्या है? एक वायुमंडल के बराबर है। क्लियर है? कल आपको एक्सप्लेन किया था ये एग्जाम्पल। आइए हम देखते हैं कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता लगा सकते हैं कि उन्नयन जो हुआ है, उन्नयन का मतलब क्या है? अधिकता। कितनी अधिकता हुई है क्वथनांक में, कितनी वृद्धि हुई है, कितना अधिक हो गया है उन्नयन। अगर हमें वो फाइंड आउट करना है, उसका पता लगाना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है ये हम अभी सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं इस टॉपिक पर। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ डिस्कस करेंगे जिसके आधार पर हम ये देख सकें कि विलयन और विलायक के वाष्प दाब में क्या अंतर है। ठीक है, आप इस ग्राफ में देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है? वाष्प दाब लिया हुआ है। दिख रहा है आपको? इस एक्सिस पर क्या लिया है? वाष्प दाब लिया है, और इस एक्सिस पर लिया है मैंने तापक्रम। ठीक है, यही परिभाषा हमने पढ़ी थी। ताप में और वाष्प दाब में संबंध बताया था। क्वथनांक को हमने किस प्रकार परिभाषित किया था बेटा? हमने तापमान में और वाष्प दाब में संबंध बताया था। तो उसी संबंध को ज्ञात करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? यह ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पे इस पॉइंट पे, जहाँ पे ओरिजिन है इस ग्राफ का, इस पॉइंट पे क्या है? तापमान भी 0 है और वाष्प दाब भी 0 है। क्लियर है? जैसे जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ेगा इस एक्सिस पर? तापमान निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? जो भी द्रव है वह वाष्पित होगा, उसकी वाष्प बनेगी। यदि हमने पात्र को बंद किया है तो वाष्प क्या बनाने लग जाएगी? धीरे धीरे वाष्प दाब का निर्माण होगा। इसी की तो हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर कहाँ हो जाता है? जहाँ पे भी हमें
वाष्प दाब 1 ATM के बराबर मिलता है, उसी ताप के पॉइंट को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। परिभाषा क्लियर है दिमाग में? अब हम इस ग्राफ से वो रिलेशन भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर का मान कितना लिखा हुआ है? 1 वायुमंडलीय 1 ATM लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं तो यहाँ पे ताप का मान देखिए, यहाँ पे 1 ATM के बराबर वाष्प दाब अगर हो गया है तो यह ताप क्या बन जाएगा मेरा? क्या बन जाएगा? क्वथनांक बनेगा कि नहीं? बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। यह संबंध हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब ये लाइन आप देखेंगे तो ये किसके लिए बनाई गई है बेटा? यह लाइन आपको बता रही है विलायक के क्वथनांक के संबंध में। किसके संबंध में? विलायक के लिए। जैसे ही आप बात विलयन की कर रहे हो तो विलयन का क्वथनांक कहाँ है? ये रहा, दिख रहा है आपको। यानी क्वथनांक में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। हो गई है कि नहीं? वृद्धि हो गई है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। विलयन बनाने पर ताप कुछ और अधिक बढ़ जाएगा। ये वैल्यू मिलेगी हमें विलयन के लिए और ये वैल्यू मिलेगी हमें शुद्ध विलायक के लिए। समझ आ रही है बात? यानी हमने बात क्या पढ़ी थी? हेडिंग क्या पढ़ा था कि जब भी हम विलयन बनाएंगे विलय और विलायक की सहायता से, तो जो शुद्ध विलायक है उसके क्वथनांक की तुलना में बनाए गए विलयन का क्वथनांक हमेशा कैसा होगा? अधिक होगा। जिस बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा विलायक उबलने लगता था उतने पे विलयन नहीं उबलेगा, कुछ टाइम और लेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने उसमें किसको ऐड कर दिया है? विलय को ऐड कर दिया है। और विलय मिलाने पर क्या होगा? विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है। इस होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक का उन्नयन। यानी इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि शुद्ध विलायक की तुलना में बनाए गए विलयन के वाष्प दाब में जो वृद्धि दर्ज की जाती है उसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और इस ग्राफ से भी आप देखोगे हर बार ये जो ग्राफ है ये किस बात को क्लियर कर रहा है? देखो फिर से दोनों लाइंस को हम रिलेट कर लेते हैं। ये जा रही है हमारे विलयन की और ये जा रही है विलायक के लिए। हर बार इससे नीचे है कि नहीं? तो ताप हमेशा कैसा प्राप्त होगा? क्वथनांक का मान हमेशा कैसा प्राप्त होगा? ज़्यादा प्राप्त होगा। क्लियर हुई बात? मेरे ख्याल से आप लोग ग्राफ समझ चुके हैं कि क्यों इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त हुआ है। कारण क्या है? कारण है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन कब हुआ बेटा? जब हमने विलायक में विलय मिला दिया, यानी हमने क्या बना दिया? विलयन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है ग्राफ में? देखिए फिर से TB किसके लिए लिखा गया है? आप इस लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल विलयन के लिए। विलयन का क्वथनांक क्या लिखा गया है? TB लिखा गया है। और ये लाइन किसको रिलेट कर रही है? यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे चेक करो बेटा, कहाँ पे रिलेट हो रही है? विलायक से हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो ये जो है TB0 ये किसके लिए है? शुद्ध विलायक के लिए कहा गया है। यदि मैं इन दोनों का अंतर निकाल लूं, समझ रहे हो बात को? यदि इन दोनों का अंतर निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा TB। डेल्टा TB को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं डेल्टा TB को? वही जो हमने हेडिंग पढ़ा है, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक के उन्नयन को हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा TB से। क्लियर है बात? ये क्या लिखा है? डेल्टा TB क्या है? दोनों तापों का डिफरेंस है। किसका ताप? विलयन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक का जो अंतर है उसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ग्राफ की सहायता से तो हमने देख लिया कि हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो ग्राफ को देख के कि डेल्टा TB इज इक्वल्स टू, दोनों का डिफरेंस निकालें, इसकी वैल्यू ज़्यादा दिख रही है तो हम लिखेंगे TB माइनस TB0। लिखेंगे कि नहीं?
ये बन गया हमारा फॉर्मूला। देखो कुछ आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चित्र समझ लो कि चित्र की सहायता से हम कैसे पहचान सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इसको देख के। इस एक्सिस पर वाष्प दाब लिया, इस एक्सिस पर ताप लिया। आगे जाने पर पता चला कि जब दोनों लाइंस कट कर रही है, एक एटीएम दाब होने पर ताप की लाइन जहाँ पे कट कर रही है वहाँ मुझे क्या मिलेगा, क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक कम, विलयन का क्वथनांक थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। और इस अंतर को ही क्या कह रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन कह रहे हैं। और फॉर्मूला भी हमने बना लिया ग्राफ को देख के। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। अब ग्राफ आपके दिमाग में है बेटा, उसी को हम रिलेट करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ग्राफ से रिलेटेड। जैसा कि ऊपर बताया गया है, शुद्ध विलायक की अपेक्षा, ये बात हम कर चुके हैं, वही लिखी गई है यहाँ, शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम होता है और ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, ये हमें पता है। हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ज़्यादा वाष्प बनेगी, और ज़्यादा वाष्प बनेगी तो ज़्यादा वाष्प दाब भी बनेगा। वाष्प दाब का क्या मतलब है, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। तो वाष्प अगर ज़्यादा है तो वाष्प का दाब भी ज़्यादा है। सिंपल सा रिलेशन है। आगे देखिए, अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ेगा, ये तो हमें पता है। यदि हमें दाब और ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ताप भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, समझ लिया इस बात को। आगे देखते हैं। इससे विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक की अपेक्षा बढ़ जाता है। आ गई बात जो ग्राफ में हमने देखी थी, कैसा प्राप्त होगा, थोड़ा अधिक प्राप्त होगा। क्लियर है बात? बढ़ गया है क्वथनांक। यदि विलयन का क्वथनांक टीबी से रिप्रेजेंट किया था अभी हमने ग्राफ में भी, यदि विलयन का क्वथनांक टीबी एवं विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट हो, ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं अभी अभी ग्राफ में। विलयन का क्वथनांक टीबी और विलायक का क्या ले रहे हैं, टीबी नॉट ले रहे हैं। तो टीबी क्या होगा, हमेशा टीबी नॉट से ज़्यादा होगा। देखो याद आ रही है, दोनों लाइनें मैंने बताई थी इस तरह से यहाँ पे कट कर रही हैं, याद आ रहा है आपको? तो बस ये था अपना टीबी, ये था अपना टीबी नॉट। तो इन दोनों में से हमेशा वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, टीबी की हमेशा ज़्यादा होगी। और इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ये बात हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कोई डाउट है इसमें? दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, यानी हम क्वथनांक में उन्नयन का कैसे पता लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। टीबी बराबर डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है। क्लियर है बात? डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। टीबी क्या था, विलयन का क्वथनांक। टीबी नॉट क्या है, विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, जो कि हमेशा विलयन से कम रहता है। इसलिए हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लिया। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं। विलायक का वाष्प दाब ताप के साथ बढ़ता है, जैसा कि चित्र में वक्र ए बी द्वारा दिखाया गया है। आपको याद आ रहा है ग्राफ? इस तरह से हमने एक एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया था, यहाँ पर वाष्प दाब लिया था जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ पर हमने ताप लिया था जो राइट साइड में बढ़ रहा था। यहाँ पे कहीं पे मैंने क्या बताया था कि वाष्प दाब किसके बराबर हो रहा है, एक एटीएम के बराबर हो रहा है। तो ठीक है जी, एक एटीएम लिख लिया। अब यहाँ पर हमने दो तरह के ताप के लिए दो लाइंस बनाई थी। एक ताप हमने बनाया था विलयन के लिए, एक बनाया था विलायक के लिए। तो ये जो ऊपर वाली लाइन थी इसको क्या कहा है, ए बी कहा है, जो किसके लिए लिखी थी, विलायक के लिए लिखी थी। जो दूसरी लाइन मिली थी यहाँ से हमें, वो किसके लिए थी, विलयन के लिए, और उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, सी डी से रिप्रेजेंट किया था। तो बेटा जो चित्र में हमने समझाया ना, बस वही बातें हमने यहाँ पर लिखी हैं कि इस चित्र में हमें देख के क्या क्या पता चल रहा है, बस वही सब लिखा है। किसी भी ताप पर विलयन का वाष्प दाब
विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। पता है हमें, हम जानते हैं ये बात। अतः विलयन के वाष्प दाब वक्र CD को वक्र AB के नीचे दिखाया गया है। दिख रहा है ना, देखो हमने भी बना के देखा है। CD कहाँ है? AB के जस्ट नीचे उपस्थित है। किस कारण से? वाष्प दाब के डिफरेंस के कारण। और इस वाष्प दाब के डिफरेंस के कारण ही हमें क्या प्राप्त हो गया? ताप का डिफरेंस भी मिल गया, जिसे हम क्या कह रहे थे? डेल्टा TB कहते थे कि नहीं? बस इतनी सी बात तो समझनी थी। आगे देखिए, आलेख से स्पष्ट है कि ताप जिन पर विलायक और विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है, उसे हम क्या लिख रहे हैं? क्रमशः TB0 एवं TB लिख रहे हैं। ये यहाँ पे आई थी हमारे पास वैल्यू TB0 और TB की, और TB की जो वैल्यू है वो हमेशा TB0 से अधिक होती है। ये बात भी ग्राफ से हमने समझ ली है। क्यों? क्योंकि हमने ताप और वाष्प दाब में संबंध समझ लिया है, सीख लिया है कि किस प्रकार वाष्प दाब परिवर्तित होने पर क्वथनांक का मान परिवर्तित हो सकता है। क्लियर है बेटा इतना? आइए देखते हैं आगे। तो बेटा इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फॉर्मूले सॉल्व कर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है यहाँ पे 10.8 ग्राम ग्लूकोज, इसका भार दिया गया है ग्लूकोज का। अच्छा, ग्लूकोज का अणुभार आप निकाल सकते हो, वैसे यहाँ पे तो गिवन है 180, अदरवाइज आप फॉर्मूला से C6H12O6 से आसानी से इसका भार निकाल सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया। निकालना आना चाहिए आप लोगों को, ज़रूरी नहीं है हर बार हर क्वेश्चन में अणुभार दिया जाए, ठीक है। तो 10.8 ग्राम ग्लूकोज, इसका अणुभार कितना दिया गया है? 180। क्या किया उसको? 240 ग्राम जल में घोलने पर जल का क्वथनांक 0.13 केल्विन बढ़ जाता है, ठीक है। 0.13 केल्विन बढ़ गया। क्लियर? हमें पता था हम विलयन बनाएंगे तो क्वथनांक में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होगी। अब वो वृद्धि कितनी हुई है ये हमें दे दिया है यहाँ पे कि 0.13 केल्विन वृद्धि हो गई है। क्या पूछ रहा है प्रश्न में? देखिए, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है? Kb का मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है? Kb का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला, डेल्टा TB बराबर KB अपॉन MB। KB हमें फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूला ये होता है इसलिए हमने एक बार फॉर्मूला में एज इट इज यूज किया है। तो KB अपॉन MB इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000, ठीक है। ये मोललता का सूत्र है आपके सामने, इतना जो है ये मोललता का सूत्र है। आगे देखिए, अब मैं KB को इधर लेके आ रही हूँ, यहाँ से देखिए KB इधर गया तो ये TB ने उसकी जगह ले ली। फॉर्मूला जो है वो भी उलट जाएगा। क्या बनेगा? KB बराबर डेल्टा TB इंटू MB अपॉन में था ऊपर चला गया, WA अपॉन में था ये भी ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि मैं KB को इधर लेके चली गई, इसलिए पूरा फॉर्मूला उलट गया है। तो डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA अपॉन WB इंटू 1000, ये फॉर्मूला आपके सामने बन गया। किसके लिए? यदि आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना है, KB का मान निकालना है, ठीक है बेटा। डेल्टा TB की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 0.13 केल्विन। MB हमें गिवन है, नहीं होता तो भी हम निकाल सकते थे, 180 दिया गया है। WA की वैल्यू गिवन है 240 ग्राम, तो WB भी गिवन है 10.8 ग्राम। सारी वैल्यूज जब हमारे पास है तो क्या करना है? सॉल्व करना है बस। सारी वैल्यूज फॉर्मूले में एज इट इज पुटअप करेंगे हम लोग। तो देखिए KB बराबर 0.13 आ गया, डेल्टा TB की जगह आ गया 180 आ गया, MB के स्थान पर WA के स्थान पर आ गया 240 बटे 10.8 इंटू 1000 आ गया। क्लियर है? इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी नियर अबाउट 0.52 केल्विन kg पर मोल।
केल्विन केजी पर मोल। ये इकाई जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक की, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, केवल और केवल ये इकाई भी पूछ लेते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए तथा इसकी इकाई बताइए। तो क्या लिखोगे? केल्विन केजी पर मोल, याद रखोगे। समझ आ गया सॉल्यूशन इसका? लग रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन है कैसा, अगर फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज कहाँ से हमें लेके पुटअप करनी है, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, तभी ऐसा होगा कि आप न्यूमेरिकल्स में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे और मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं वो उतने ही कम हो जाएंगे। चलते हैं आगे। देखिए अगला उदाहरण क्या कह रहा है। एक अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसका क्वथनांक 1 बढ़ जाता है। एक, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ केल्विन, 1 केल्विन बढ़ जाता है। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, आणविक द्रव्यमान वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। अब हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कि यदि क्वथनांक की बात की गई है तो क्वथनांक की सहायता से हम आणविक द्रव्यमान की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साथ में प्रश्न में हमें दिया गया है बेंजीन के लिए Kb का मान, यानी बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक पहले से ही हमें दे दिया है, तो हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। Kb का मान कितना दिया गया है? देखो यहाँ पे 2.53 केल्विन केजी, यहाँ पे केजी मिसप्रिंटेड है, सॉरी, केल्विन केजी पर मोल। क्लियर है? आगे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। विलय का भार हमें पता है कितना घोला था भाई, 10 ग्राम घोला था, प्रश्न में साफ साफ बता रहा है, लिख दिया हमने WB। बी से हम किसको डिनोट करते हैं? विलय को करते हैं कि नहीं, और भार हो गया W। विलायक का भार भी दिया गया, हमने 100 ग्राम लिया था विलायक, वो भी लिख दिया। TB कितना अंतर है? देखो यहाँ पे मैं, सॉरी डेल्टा यहाँ आएगा, यहाँ पे फिर से मिसप्रिंटेड है। डेल्टा TB यानी क्या है, जो क्वथनांक का जो उन्नयन था वो हमें दिया गया है, कितना था? 1 केल्विन था। तो 1 केल्विन यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, दिस इज 1 केल्विन। ओके, तो 1 केल्विन क्या है? डेल्टा TB का मान है। ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट है। और साथ ही साथ में जो दूसरी बात रिक्वायर्ड थी वो थी Kb, इसका मान भी हमें दे दिया 2.53 केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है बेटा, समझ आ गई? अब आइए देखते हैं फॉर्मूले में हमें ये वैल्यूज किस प्रकार पुटअप करनी है। हम जानते हैं कि विलय के अणुभार और क्वथनांक के उन्नयन में क्या संबंध है, ये रहा संबंध हमारे सामने। संबंध मतलब फॉर्मूला क्या? Mb बराबर Kb इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। इतना सा तो फॉर्मूला, सारी वैल्यू सामने है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा पुट करके काटा कुटी करके आंसर निकालना है, यानी नंबर लेने हैं हमें बस। तो हमने क्या किया, Kb के स्थान पर उसका मान रख दिया 2.53, WB के स्थान पर 10, 1000 का एज इट इज 1000 लिख लिया। डेल्टा TB की जगह 1 केल्विन था, 1 केल्विन उतार लिया यहाँ पे, और WA कितना था? 100 ग्राम था, तो 100 लिख दिया हमने। ये 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, ये पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे आया, ये दोनों भी चली गई, क्या बच गया? 253। ये हो गया सॉल्यूशन। अरे बाबा देख के घबरा रहे थे कि 3 नंबर गए मेरे, लेकिन जब आप कोशिश करोगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो कुछ ना कुछ सक्सेस की तरफ ही बढ़ोगे। सिर्फ देख के घबरा गए और छोड़ने की अगर दिमाग में रहोगे तो बस, मैं पहले ही बता रही हूँ केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं और इस पार्ट में 3 नंबर का ज़रूर आएगा, तो प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर है? देखो जैसे सॉल्व किया तो पता चल रहा कुछ नहीं है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज ही तो पुट करनी है, और वैल्यू भी ऐसी सारे 0 0 0 कट गए, पॉइंट कट गया, कुछ नहीं, जो वैल्यू थी वही हमारा आंसर बन गया। इससे ज़्यादा सिंपल क्या मिलेगा? ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल आपके लिए। 0.5 ग्राम 0.52 ग्राम नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का अणुभार आपको दे दिया है 128 ग्राम। ठीक है, अब इसका क्या किया गया है नेफ्थलीन का?
इसको 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में हमने नेफ्थलीन को घोल लिया। CCl4 कितना लिया? 50 ग्राम लिया। नेफ्थलीन कितना लिया? 0.52 ग्राम लिया। और इन दोनों को घोल के क्या बना लिया? विलयन बना लिया। ठीक है, क्या कहा गया है आगे? घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 0.4 केल्विन है। फिर से हमें क्वथनांक में उन्नयन दे दिया। इसको देख के खुश हो जा रहे, निकालना नहीं पड़ेगा, दे दिया सीधा सीधा। आगे क्या पूछ रहा है प्रश्न देखिए, जबकि एक अवाष्पशील पदार्थ के 0.62 ग्राम को 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ है? 0.62 केल्विन हो गया। अवाष्पशील पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, कल एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का करवाया था जिसमें 2 विलयन में बनाए थे हमने, वैसा ही है सेम ये क्वेश्चन, वैसा ही है। दोनों का विलायक क्या है? समान है। विलायक क्या है? सेम है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ लिया है, यहाँ भी लिया है। यहाँ पे हमने 0.52 ग्राम घोला था नेफ्थलीन, और यहाँ पे हमने 0.62 ग्राम कोई पदार्थ घोल लिया, कोई भी नाम नहीं बताया गया है हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अवाष्पशील पदार्थ जो है नेफ्थलीन के अलावा वाला जो दूसरा विलय है, उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसके लिए हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो देखते हैं जो जो डेटा गिवन है वो हमारी किस प्रकार सहायता करेगा। देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का Kb ज्ञात करेंगे सबसे पहले, जो कि हमें नहीं दिया गया है। और Kb का फॉर्मूला आपको बता दिया है, Kb बराबर डेल्टा TB WaMb अपॉन WB इंटू 1000 आएगा यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा TB हमें दिया गया है 0.4 केल्विन, WA है 50 ग्राम लिख लिया, MB है 128 लिख लिया एज इट इज, WB भी पता है 0.52 ग्राम लिख लिया। सभी वैल्यूज हमारे पास है जो हमें इस फॉर्मूले के लिए चाहिए, तो सारी वैल्यूज को एज इट इज यहाँ पे हमने पुट अप कर लिया। तो Kb का मान क्या आएगा? 0.4 इंटू 50 इंटू 128 बटे 0.52 इंटू 1000 एज इट इज। सब कुछ काट के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है 4.92 केल्विन kg पर मोल। केल्विन kg पर मोल याद रखेंगे, यूनिट लगाना। अगर यूनिट नहीं लगाइए तो भी मार्क्स कटेंगे आपके बोर्ड में। ध्यान रखें, हर स्टेप का नंबर है, एक स्टेप आप भूले नहीं, नंबर कटे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। हमसे Kb नहीं पूछा गया है इस प्रश्न में, Kb की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, पहले ही इसको सॉल्व करके वैल्यूज़ की निकाल ली। ज्ञात क्या करना है? अणुभार ज्ञात करना है। जो अवाष्पशील दूसरा पदार्थ हमने डाला था उसका हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें अणुभार का सूत्र लगाना पड़ेगा। लगाएंगे कि नहीं? देखिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ MB, विलय को हम B से लिखते हैं तो MB, ये WA नहीं होगा, इट वुड बी MB। यहाँ पे MB किया तो MB का फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। MB बराबर KB अपॉन डेल्टा TB इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000। सारी वैल्यूज हमारे पास है। KB हमने अभी अभी निकाल लिया था 4.92, WB 0.62, ये हमने जो दूसरा विलय घोला है। पहले वाला कितना था? 0.52, वो पीछे आ गई है यूज वैल्यू। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कौन सी वैल्यू लेनी है। तो 0.62 जो दूसरे विलय के लिए हमें कहा गया था वो यहाँ ले लिया, 1000 एज इट इज, अपॉन में डेल्टा TB की वैल्यू 0.62 इंटू 50। क्लियर है बात? इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 98.4। 98.4 हमने क्या निकाल लिया? MB मतलब जो दूसरा अवाष्पशील विलय हमने घोला है विलायक में, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो दूसरा अवाष्पशील विलय हमने घोला था उसका अणुभार हमारे पास आ गया। और यही तो पूछा था प्रश्न में, यही हमें सॉल्व करना था। क्लियर है बात? ये आ गई हमारे पास 98.4 इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? सभी को क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ, अगला हमारा तीसरे प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है। तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है?
हिमांक का अवनमन। किसकी बात हो रही है? हिमांक की। क्या बात हो रही है? हिमांक के लिए अवनमन कहा जा रहा है। अवनमन का मतलब हम पहले भी जान चुके हैं, कमी। और हिमांक का मतलब आप जानते हो, फ्रीजिंग पॉइंट, वह ताप जहाँ पे कोई भी कोई द्रव जो है वो जम जाता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? उस द्रव के लिए उसका हिमांक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात हिमांक के बारे में। तो अब हिमांक में क्या होती है? कमी हो जाती है। कैसे हो जाती है कमी? क्या परिभाषा है इसकी, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो पहला अणुसंख्य गुणधर्म वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा, क्लियर है सभी को। सेकंड अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा पढ़ा था? अभी अभी आपने क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि होना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट अणुसंख्य गुणधर्म जिसे हम क्या कहेंगे? हिमांक का अवनमन, यानी विलयन को बनाने पर विलायक की अपेक्षा जो हिमांक है उसमें कमी दर्ज की जाती है, और उस कमी को ही हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे और किस तरह से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, ये सब बातें हमें यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़नी है। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हिमांक का अवनमन जो है हमारा तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म। तो आइए बेटा परिभाषा देखते हैं हिमांक का अवनमन की। सबसे पहले बात करेंगे हिमांक की। तो क्या लिखा गया है? किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ, किसको मिला लिया भाई? अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। मिलाने पर उसका हिमांक कम हो जाता है। ठीक है, किसको मिलाया है हमने? अवाष्पशील विलय को, जो जल्दी से वाष्पित नहीं होता। समझ लो कोई ठोस होगा, ठीक है, उसको हमने मिला दिया। तो हिमांक में क्या देखा हमने कि हिमांक में कुछ हद तक कमी हो गई। विलयन के लिए हिमांक वह ताप होगा जिस पर कि द्रव विलयन एवं ठोस विलायक का वाष्प दाब समान हो जाए। देखा, फिर से परिभाषा जो है, हिमांक किसे कहते हैं? एक तापमान की एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन उस ताप को हमें यहाँ पर किससे संबंधित करना है? वाष्प दाब से संबंधित करना है। जो हमने पिछले वाले ग्राफ में, पिछले वाले टॉपिक में स्टडी किया था कि क्वथनांक और वाष्प दाब में भी कुछ संबंध है, उसी प्रकार से हिमांक और वाष्प दाब में भी कुछ ना कुछ संबंध अवश्य निकलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हिमांक की परिभाषा जो है उसको किससे रिलेट कर रहे हैं? वाष्प दाब से संबंधित कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि वाष्प दाब के अकॉर्डिंग ही हमने सारा चैप्टर किया है और उसी के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वाष्प दाब से रिलेट करेंगे। आइए देखते हैं आगे। विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, ये हमें पता है। विलयन यदि हमने बनाया है तो शुद्ध विलायक की तुलना में उसका वाष्प दाब कैसा होता है? हमेशा कम प्राप्त होता है। ठीक है, अतः इसका वाष्प दाब कम ताप पर ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भी? थोड़ा सा भी ताप हमने लिया तो उसी पर इसका वाष्प दाब कैसा हो जाएगा? विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं? विलयन का हिमांक कैसा होता है? हमेशा शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। यही तो हमने पढ़ा है। अवनमन का मतलब क्या है? कमी है। और हम कमी किसके संबंध में पढ़ रहे हैं बेटा? विलयन और शुद्ध विलायक, इनकी तुलना कर रहे हैं स्टार्टिंग से। क्लियर है बात? तो हमने विलयन बनाया तो हिमांक में क्या नोट किया? कुछ कमी नोट की। हिमांक में यह अंतर क्या कहलाता है? हिमांक में यह अंतर ही हिमांक का अवनमन कहलाता है, जिसे हम किससे नोट कर रहे हैं? डेल्टा टी एफ से। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा टी एफ से। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक TF हो और विलयन का हिमांक हो TF नॉट। ठीक है, TF किसका है? शुद्ध विलायक का।
उसके बाद जो विलयन बनाया, विलय को मिलाने पर हमें जो विलयन प्राप्त हुआ उसका हिमांक कितना है, TF0। तो हम इन दोनों के अंतर से क्या ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा TF ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। इन दोनों का अंतर ही तो होगा डेल्टा TF। ये देखिए लिखा गया है यहाँ आपके सामने, डेल्टा TF मतलब हिमांक में होने वाली कमी यानी हिमांक का अवनमन। यदि हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, T0F में से TF को घटा देंगे। TF क्या था, शुद्ध विलायक का हिमांक, T0F क्या है, विलयन का हिमांक है। ठीक है, क्लियर है बात। अब इस सूत्र की सहायता से हमने क्या किया, डेल्टा TF की वैल्यू प्राप्त की जो कितनी है, हिमांक में अवनमन हमें ज्ञात हो गया। वाष्प दाब एवं ताप में खींचे गए आलेख के द्वारा भी समझाया जा सकता है। जैसा ग्राफ हमने क्वथनांक में उन्नयन के लिए पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से ग्राफ की सहायता से हम हिमांक में अवनमन को भी पढ़ सकते हैं। हिमांक में अवनमन को हम ग्राफ की सहायता से दर्शा भी सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए किसका अधिक और किसका कम। क्यों, आप कैसे याद रख सकते हो, हिमांक में हमने क्या पढ़ा है बेटा, अवनमन पढ़ा है। अवनमन पढ़ा है कि नहीं, यानी कमी होगी, यानी शुद्ध विलायक का तो ज़्यादा होगा और विलयन का कैसा होगा, हमेशा हिमांक थोड़ा सा कम होगा। क्लियर है बात। तो हम क्या करेंगे, इस कमी को ज्ञात करेंगे, ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी। और डेल्टा TF क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बात अभी तक। मेरे ख्याल से अब तक कोई डाउट नहीं है। हिमांक में अवनमन आज का हमारा नया अणुसंख्य गुणधर्म है। परिभाषा पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट बातों को, साथ ही साथ फॉर्मूला जो है अपने दिमाग में आप ज़रूर रखेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।